पिछले 10 सालों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस का ही दबदबा दिखाई दिया है। बीते 10 सालों में 16 सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां पूर्व में वसुंधरा की सरकार के समय हुए 8 सीटों के उपचुनाव में 6 पर कांग्रेस यानी कि विपक्ष सत्तारूढ़ रही। तो वहीं पिछली अशोक गहलोत की सरकार के समय अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी देखें तो सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस एक बार फिर 6 सीटें दर्ज कराती है। इसके बाद इन 16 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 3 ही सीट जीत सकी है, जबकि एक सीट पर बीजेपी के समर्थन में आरएलपी ने जीत दर्ज कराई थी। यही कारण है कि इस बार के उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी अग्नि परीक्षा है, कहते हैं ना लिटमस टेस्ट। तो वहीं ये उपचुनाव अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये इलेक्शन प्रतिष्ठा का सवाल है और दोनों ही दल बड़ी मजबूती के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, राजनीति बना रहे हैं कि भाई कैसे ये उपचुनाव में चुनावी नैया पार लगेगी। तो वहीं ये सवाल भी उठाते हैं कि 7 सीटों पर किस सीट पर क्या फैक्टर है और यहाँ पार्टियों की क्या रणनीति रहेगी। देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी समेत दूसरे दलों में जिताओ और टिकाओ की तलाश कब तक पूरी होगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उपचुनाव में कांग्रेस के दबदबे को बीजेपी यहां तोड़ पाएगी या फिर उसी तरह का इतिहास रिपीट होगा। 2013 से कांग्रेस का पलड़ा लगातार उपचुनाव में भारी है। क्या इस बार बीजेपी इस परिपाटी को तोड़ेगी? हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित रहने वाली है। तो वही आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर खास मेहमानों का पैनल अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाला है और इसको देखते हुए आज कई बड़े मुद्दे हम सभी के सामने हैं। तो कुछ फैक्टर मैं आपको बता दूं जो कि इस बार अहम रहने वाले हैं इन सीटों पर। सबसे पहले ये कौन सी सीटें हैं ये आपको बता दूं। दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खीवसर, रामगढ़, चौरासी और सलूम्बर, ये वो ऐसी जगह हैं जहां पर उपचुनाव रहने वाला है और इसी उपचुनाव के लिए यहाँ पर परीक्षा रहने वाली है। क्या क्या फैक्टर जो कि अहम है वो ये कि दौसा, देवली उनियारा ये ऐसे खास इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का हमेशा दबदबा रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस का बल्कि सचिन पायलट का ये गढ़ है। अगर दौसा की बात की जाए, उनियारा की बात की जाए, झुंझुनू की बात की जाए, यहाँ पर कांग्रेस हमेशा से जीत दर्ज करती रही है और सचिन पायलट का ये गढ़ माना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। यहाँ पर के विधायक हरीशचंद्र मीना, दौसा से बात करें तो मुरलीलाल मीना और झुंझुनू से विजेंद्र ओला, ये अब विधायक से सांसद बन चुके हैं। तो उपचुनाव के लिए ये सीटें खाली हो जाती हैं और इसीलिए अब यहाँ पर अग्नि परीक्षा रहने वाली है। हालांकि अगर रणनीति की बात की जाए तो देवली उनियारा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को अगर जीत दर्ज करनी है तो यहाँ पर गुज्जर नेता उतारने की बेहद अहम ज़रूरत। और रणनीति की बात करें तो इस बार समीकरण को ठीक ठीक बैठाया जाए तो बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी भी हो जाता है कि वो जातीय समीकरण के तर्ज पर यहाँ पर उतारेंगी। तो वहीं अगर दौसा की बात करें तो भाजपा में मंत्री किरोड़ीलाल मीना और कांग्रेस में मुरलीलाल मीना का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा झुंझुनू में विजेंद्र ओला हैं, कई बार सांसद रह चुके थे कांग्रेस की तरफ से, ये अब सांसद बन गए हैं। तो अब यहाँ पर किस को यहाँ पर देखा जाएगा, उतारा जाएगा,
इस पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि ओला परिवार का यहाँ हमेशा से ही दबदबा देखा गया है। तो चलिए आज इसी उपचुनाव के मंथन को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा करणवीर सिंह राजपुरा जी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज क्योंकि काफी अहम मुद्दा है और मैं चाहूंगी कि एक एक कर तमाम उन जानकारियों को सिरे से समझा जाए, पढ़ते दर पढ़ते आगे बढ़ा जाए, तो छोटे और संक्षिप्त में यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक जगह पर सटीकता से हम पहुंच पाए। शुरुआत मैं यहाँ पर बीजेपी से करना चाहूंगी। सर, यहाँ पर क्योंकि देखा जा रहा है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड उपचुनाव के अंदर अगर राजस्थान की बात करें तो कुछ खास बेहतर रहा नहीं है। चाहे वो गहलोत सरकार की बात की जाए, चाहे वो वसुंधरा राजे की सरकार की बात की जाए, 8-8 उपचुनाव हुए, 6-6 बार कांग्रेस आगे रही। इस बार ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि इस बार बीजेपी आगे जीतेगी, और जीतेगी तो रणनीति क्या है? चेतन जी। सृष्टि जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने हार से सबक लेती है और हार से सीख लेती है, समीक्षा करती है, कभी किसी पे आरोप नहीं लगाती। हम हमारी समीक्षा करते हैं, हमें पता चलता है कि हम क्यों हारे। उसके बाद में हम नेक्स्ट रणनीति पे काम करते हैं कि हाउ टू विन द इलेक्शन, आगे हमें क्या क्या करना है। 3 एंगल किसी भी चुनाव के अंदर होते हैं। सबसे पहला फील्ड वर्क, कार्यकर्ता जाता है मतदाताओं के बीच में, और कार्यकर्ता जिस उत्साह से जाता है वो तब जा पाता है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है वो जब जनता को डिलीवर करती है, केवल घोषणा नहीं करती है, डिलीवर करती है, तो कार्यकर्ता दुगने जोश के साथ जनता के बीच में जाता है, पहली बात। दूसरी बात, टेबल वर्क, डेटा एनालिसिस, पास्ट इलेक्शन, कहाँ हम कमजोर है, किन कारणों से रहे, किन बूथों पे हम कमजोर है, किन बूथों पे हमारी क्या स्थिति, इन सब का अध्ययन करने के बाद में कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपना एनालिसिस करके चुनाव की तरफ कदम आगे बढ़ाती है। सबसे बड़ी भूमिका 2 लोगों की होती है, कार्यकर्ता जो जमीन पे काम करता है, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व। ये जब सक्षम होते हैं, जनता को डिलीवर करते हैं, अच्छी योजनाएं लाते हैं, जनता को फायदा पहुंचाते हैं, तब कार्यकर्ता उत्साह के साथ जनता के बीच में जाता है, जनता सम्मान करती है। मैं आता हूँ आपको सबसे पहले खींवसर विधानसभा क्षेत्र। आपने कहा एक एक विधानसभा का लेंगे। खींवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ने पहला चुनाव जब जीता था 35,000 से जीता था। उसके बाद में जब उपचुनाव हुआ आरएलपी पार्टी से, कांग्रेस से वो नहीं है। दूसरा चुनाव जब उन्होंने उनके भाई ने लड़ा, नारायण जी बेनीवाल ने, तब वो आगे थे 6,000 मतों पे। क्यों आगे? क्योंकि हमने हमारी रणनीति से 29,000 वोट हमने कवर किए। तीसरा चुनाव जो अभी ताजा चुनाव हुआ 2023 विधानसभा का, उसमें माननीय हनुमान बेनीवाल जी स्वयं लड़े थे, केवल 2,000 मतों से जीते हैं। सृष्टि जी, ये कैसे संभव हो पाया? 35,000 को हम 2,000 में कैसे ले पाए? ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रदेश नेतृत्व, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री ने जो योजना ग्रामीण क्षेत्र में लोक कल्याणकारी काम किए हैं, उनके बदौलत हम 35,000 को 2,000 पे लाके छोड़ दिया। और ये जो चुनाव आने वाला है, इसमें मैं आपको आज ही बताता हूँ, आपको रिजल्ट जब आएंगे तब आप आश्चर्य करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट कैसे जीती। आप इसके लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, हनुमान बेनीवाल जी ने जो लोकसभा चुनाव लड़ा है उसको आप देख लीजिए, उसके डेटा देख लीजिए आप। उस डेटा में आपको पता चलता है किस प्रकार से हमने रिकवरी की है, पहली बात। अब आते हैं आप चलमपुर विधानसभा, जहां से राजकुमार रोत कौन है? बीएपी पार्टी के, कांग्रेस के नहीं है वो। कांग्रेस को जगह जगह समझौते क्यों करने पड़ रहे हैं? और समझौते भी ऐसे करने पड़ रहे हैं कि बीएपी के सामने कांग्रेस ने पहले तो टिकट दे दिया 2000 विधानसभा के चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद में कांग्रेस का प्रत्याशी भग जाता है, नाम वापस नहीं लेता है। कांग्रेस को समझौते इसलिए करने पड़ रहे हैं कि उनके पास जनता में आधार नहीं है।
वो बैसाखी ढूंढ रहे हैं, कभी हनुमान बेनीवाल के रूप में ढूंढ रहे हैं, कभी राजकुमार रोत के रूप में ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं पे ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने किए हुए लोक कल्याणकारी कामों के बल पर अपनी शक्ति से चुनाव लड़ती है। और मैं एक एक विधानसभा, दौसा में आ जाइए आप, दौसा में मुरारीलाल जी मीणा MP बने, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हम चुनाव हारे हैं वहां पे, विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे। हमने सबक सीखा है, हम उस लाइन पे काम करना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या था? हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था जहां जहां विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने, क्योंकि जो सांसद बन गए, सांसद ये पता था हमें, सांसद बन गए उपचुनाव होने, हमने उसी दिन से काम शुरू किया। और माननीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं दी है, उसकी ताकत के बलबूते पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता को जो समर्थन हमें मिल रहा है, हाँ। उस समर्थन से मेरे को ऐसा लगता है कि 7 विधानसभाएं हो चुकी है, पहले 6 थी। अब चूंकि माननीय सांसद विधायक कांग्रेस के जुबेर खान जी का दुखद निधन हो गया, मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं उनको, तो उस कारण से एक रामगढ़ सीट और खाली हो गई, तो 7 हो गई। तो 6 का तो हमें पता था, सलमपुर का हमें पता चल गया, हमारे अमृतलाल जी मीणा जब एक्सपायर हो गए, रामगढ़ नया क्षेत्र आ गया, उस पर भी हमने काम शुरू किया है। और काम शुरू करने के बाद में आप जब परिणाम आएंगे, परिणाम इसलिए आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। ठीक है, और जिस पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है, परिणाम माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूँ, क्योंकि एक ओपनिंग रिमार्क मैं चाह रही थी और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 10 सेकंड दूंगी और वो मैं आप ही की बातों से छान कर कुछ चीजों को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। पहली चीज आपने बोली कि आपकी पार्टी किसी पे आरोप नहीं लगाती है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने खुद कहा था कि सचिन पायलट हमारे लिए चुनौती ही नहीं है, वो तो अब एक स्पेंड फोर्स हो चुके हैं। आरोप ही एक तरह का है। दूसरी बात कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई आपने कही, चलिए उस पर मैं बाद में तफसील से बातचीत करूंगी। आपने कहा कि कांग्रेस को समझौता करना पड़ रहा है। अगर समझौता सही नहीं है तो फिर NDA नाम की कोई चीज तो रहनी ही नहीं चाहिए थी देश भर के अंदर भी, सिर्फ तो फिर BJP ही रहना चाहिए था। 10 सेकंड में आप प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद हम दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपको प्रतिक्रिया देता हूँ। मैंने सचिन पायलट जी पे आरोप नहीं लगाया, मैंने लोकतांत्रिक संस्थाओं पे कांग्रेस जो आरोप लगाती है, EVM पे लगाती है, चुनाव आयोग पे लगाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो आरोप भारतीय जनता पार्टी, कभी भी आपने देखा होगा, हम चुनाव हारते हैं, स्वीकार करते हैं शुद्ध मन से, हम हारे हैं, जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया है, हम हमारी कमियों को सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन हम कभी आरोप की राजनीति नहीं करते हैं कि मशीन खराब थी या चुनाव आयोग गड़बड़ था या मशीनरी, लोकल मशीनरी ब्यूरोक्रेसी खराब, हम कभी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये मंत्र रहा है कि हमारे काम की, हमारे चुनाव के बाद में समीक्षा बैठक में समीक्षा करना और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना। उस प्रयास में हमें जब सफलता मिलती है, तब हम 35,000 से हार वाली सीट को 2,000। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है चेतन जी, आपने ये बात यहाँ पर साफ कर दी जनता के लिए। चलिए अब कर्णवीर जी के पास चाहूंगी। सर, ओपनिंग रिमार्क, और क्योंकि अब बात जरा आगे बढ़ चुकी है तो शुरुआत भी ऐसी, कब यहाँ पर कांग्रेस टिकाऊ प्रत्याशी ढूंढेगी? दूसरी बात ये कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जब जीते तो बढ़िया, जब हारे तो फिर आरोप मत दो कि EVM नहीं चलती, संस्थाएं सही नहीं। कर्णवीर जी। सृष्टि जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 महीनों के अंदर राजस्थान को राजस्थान छोड़ा कहाँ है, जंगल राज बनाकर इन्होंने रख दिया है। खुलेआम गोलीबारी, हत्या, गुंडागर्दी, महिला अपराध के अंदर 20,000 से अधिक मुकदमे सरकार स्वयं मान चुकी है। प्रदेश के पर्यटन मुख्यमंत्री 6 महीने तो दिल्ली की परिक्रमा लगाने के अंदर इन्होंने गुजार दिए, गिनाने के लिए इनके पास काम नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के साथ ही 1 महीने के अंदर ही अपना पहला उपचुनाव हार गई है, वो दम्भ भरती है कि हम आने वाले उपचुनाव को जीतेंगे। इनके मंत्री थे वो सुरेंद्रपाल टीटी, वो पहला उपचुनाव हार चुके हैं। 2 मंत्रियों के इनके इस्तीफे 9 महीने के अंदर हो चुके हैं। दूसरे मंत्री जी लगातार इस्तीफा अपनी जेब में लिए घूमे कि वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे, कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे या किसे इस्तीफा दे। ये मामला है किरोड़ीलाल मीणा जी का। इसके अलावा तमाम तरह के मुद्दे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेल हो चुकी है। चाहे बिजली के मामले में लीजिए, आज भी लगातार किसान 2 से 4 घंटे लगातार, आम आदमी भी राजस्थान के अंदर बिजली कटौती का शिकार हो रहा है। इस समय भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुप्रबंधन, चाहे वो जल निगम के अंदर देख लीजिए, बिजली बोर्ड के अंदर देख लीजिए, चाहे वो सड़कों के मामले में देख लीजिए,
बारिश के समय में जब राजस्थान के अंदर इस बार अतिवृष्टि हुई, भगवान इंद्र मेहरबान हुए, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो राज है वो भारतीय जनता पार्टी का, वो न कहीं नदारद दिखा। आपदा प्रबंधन मुख्य जो मंत्री हैं वो घर बैठकर आराम फरमा रहे थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निराश किया है, और राजस्थान की जनता आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, इनको बताएगी, इनको आईना दिखाएगी किस तरह से आपने जुमलेबाजी करके राजस्थान की जनता को बरगलाने और को मिसगाइड करने का काम किया है। उसकी बदौलत आप ये चुनाव तो जीत गए, परंतु आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा के अंदर आपको परिणाम मिले थे, उसी तरीके के परिणाम आने वाले उपचुनाव में मिलेंगे और क्लीन स्वीप कांग्रेस करेगी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ही सीट है इन 7 उपचुनाव की सीटों में से, और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन लगातार राजस्थान की जनता के हितों के मुद्दों को सड़क से लेकर मान लीजिए आपको पहले अच्छी शुभकामनाएं दे रही हूँ, ऑल द बेस्ट कह रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप उपचुनाव में अच्छा करते भी हैं, पर खुदा ना खास्ता जिस तरह से देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर जो कांग्रेसी नेता हैं वो बागी होकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और सभी पार्टियों में देश भर का आंकड़ा बता रही हूँ, सबसे ज्यादा पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेसी है, सबसे ज्यादा पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले भी कांग्रेसी हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया फिर? दृष्टि जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लगातार कुशल प्रयास किए गए हैं। आप ये तो बता रहे थे कि इनके पास रेवंत राम डांगा जो आरएलपी के मेंबर थे, उनको 2 दिन पहले इन्होंने खीमसर से अपना प्रत्याशी बनाया, और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस है। जो रवनीत सिंह बिट्टू जिन्होंने इतनी घटिया लैंग्वेज एलओपी के लिए यूज करी, वो कांग्रेस पार्टी से इनकी पार्टी में शामिल हुए। ये कहते हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास इस तरह की आइडियोलॉजी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास चाल चरित्र चेहरा नहीं है। ईडी सीबीआई के नाम पर देश के नेताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करने का कृत्य ये लगातार करते आए हैं। चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त करने का काम किया है। निकाय, अगर आप देखिए आज जयपुर शहर के अंदर जहां हम बैठे हैं, वहां के महापौर को इन्होंने चुने हुआ बोर्ड कांग्रेस का था, पर कार्यवाहक महापौर इन्होंने बीजेपी समर्थित लगा दी। होना तो लोकतंत्र के हिसाब से कांग्रेस का लक्ष्य है। तो इस तरह के काम, बिल्कुल सृष्टि जी, मैं छोटी सी बात पूरी कर देता हूँ। इस तरह के काम चाहे देश में हो, प्रदेश में हो, तमाम तरह भारतीय जनता पार्टी अपने बाहुबल और जो अपनी ये अनैतिक गतिविधियां हैं, इनके द्वारा लगातार दूसरे दलों को कमजोर कर लोकतंत्र की एक जो रीढ़ है उसको कमजोर करने का काम कर रही है इस तरह के हथियारों से। चलिए ठीक है, मैं समझ गई। यहाँ पर क्योंकि अभी हम प्रदेश भर के मुद्दों से थोड़ा सा संकुचित होकर इन पर्टिकुलर सीट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि अभी उपचुनाव में ये फोकस रहने वाले हैं और इन्हीं पर जो रणनीतियां आगे होने वाली है, यही हमारा अहम आज चर्चा का विषय भी है। लेकिन क्योंकि उससे पहले चेतन जी, आपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई बात कही थी, तो क्या ऐसा सच है कि राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में बल्कि मैं कहूँ कई समर्थकों ने, कई कार्यकर्ताओं ने एक्स पर बतौर एक ट्वीट एक हैशटैग वायरल कर दिया था, और वो ये था कि राठौड़ नहीं तो बीजेपी नहीं। अंतरकला तो आपके यहाँ भी दिख रहा है, गुटबाजी तो हो रही है। फिर कैसे इन कार्यकर्ताओं के भरोसे आप जीतने चले उपचुनाव? जी, राजेंद्र जी राठौड़ ने अपना पक्ष रख के इन सारे आशंकाओं को विराम दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र अभी कह रहे थे लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग। कल ही माननीय गजेंद्र सिंह जी का फैसला आया हाईकोर्ट में, और एक बेनकाब किया कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की पावन धरा पर किस प्रकार राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए किसी एक राजनेता, बेदाग राजनेता, साफ छवि के राजनेता गजेंद्र सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए गए और जानबूझ करके लगाए गए। एफआईआर में नाम, मैं आपको बता देता हूं, एफआईआर में नाम नहीं, 4 से 5 बार चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें नाम नहीं। उसके बावजूद जिस प्रकार से उनके आचरण, उनके चरित्र का हनन करने का प्रयास किया गया, वो दूध का दूध पानी का पानी कल माननीय उच्च न्यायालय ने कर दिया। और ये हिंदुस्तान का पहला केस है जहां गजेंद्र सिंह जी पे केस होता है और वो अपना मानहानि का मुकदमा राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल करते हैं उसी समय, क्योंकि उनको ये पता था, विश्वास था कि मैं नीट एंड क्लीन हूं, मेरे चरित्र पे, मेरे दामन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिस प्रकार का कुत्सित प्रयास राजस्थान के अंदर किया गया था, ये सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको बताया राजस्थान की राजनीति में। दूसरी बात मैं आता हूँ, हमारे मित्र कह रहे थे खींवसर,
क्यूसर का मैंने आपको पूरा बताया। रेवंत राम जी डागा हमारे प्रत्याशी थे, लेकिन उससे पहले जब चुनाव हुआ था, नारायण जी बेनीवाल ने लड़ा था, उस समय तो हमारे भाजपा के थे 35 से 6,000 रुपए लेके आ गए। फिर इन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की कर्णपुर विधानसभा की बात की। 2019 के चुनाव में हम तीसरे नंबर पे थे कर्णपुर विधानसभा में, 37,000 वोटों से हम पीछे थे। और 2024 के उपचुनाव के अंदर हम लोग उसी सीट के अंदर केवल 7-8 हजार वोटों से चुनाव हारते हैं। मैंने पहले कहा सृष्टि जी आपको, हम रिकवरी का काम करते हैं और रिकवरी के अंदर जीतने की स्थिति में हम हार जाते हैं। तो क्या और आप आगे इस बढ़िए। रिकवरी के आपने लिए कहा सारी पुराने सीटें चेहरों को कांग्रेस ही नाम देने का सोच रही है, पुराने चेहरों को ही आगे करने का सोच रही है बीजेपी? ये भी साफ कर दीजिए, क्योंकि जानना बीजेपी चाहिए। का फार्मूला बिल्कुल शुद्ध रूप से क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आवेदन करते हैं, क्योंकि हर कार्यकर्ता का अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने का। कार्यकर्ता अपनी बात रखता है। जब प्रदेश नेतृत्व और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जब कैंडिडेट डिक्लेयर करता है, तो सभी कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं और पार्टी को जिताने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने भी बड़े आरोप लगाए हमारे ऊपर। हमारे मित्र भूल गए कि जो सरकार कोरोना काल में होटलों से चली थी, जिसने राजस्थान की जनता को कोरोना काल में राहत नहीं दे करके और होटलों से चलाई, और तो ये हिंदुस्तान का पहला एग्जाम्पल स्थापित हुआ, कांग्रेस ने अपने विधायकों पे राजद्रोह का मुकदमा किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के पार्टी के, जिनको कहा गया था गद्दार, कायर, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और मेरे को याद आता 25 सितंबर की घटना। शशि जी, कल भी 25 सितंबर था जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, और वो भी एक 25 सितंबर थी जब धारीवाल जी के घर कांग्रेस के विधायक दल की पैरेलल बैठक हुई और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बेरंग दिल्ली लौट गए। क्यों? क्योंकि कुर्सी का प्रेम पार्टी से ऊपर था कांग्रेस के अंदर। और उसी घटना ने साबित किया कि कांग्रेस के नेता सत्ता प्रेमी है, सीट के प्रेमी है, संगठन के प्रति समर्पित नहीं है। अगर उस समय पैरेलल बैठक नहीं करते तो कांग्रेस की आज ये स्थिति नहीं होती। राजस्थान की जनता ने नकारा इनको। अब आता हूँ बिजली पानी के मुद्दे पर। हमारे मित्र ने बिजली की बात की, बिल्कुल सही की इन्होंने। 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं जो 10,000 करोड़ की है। उसमें से 7,756 करोड़ केवल मात्र बिजली के ऊपर है। बिजली में 3 चीजें होती है वशिष्ठ जी, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में कांग्रेस ने क्या किया, कनेक्शन तो दिए वोट प्राप्त करने के लिए पिछले चुनाव से 6 महीने पहले, लेकिन ट्रांसमिशन लाइटों की लोड कैपेसिटी जो होती है वो नहीं बढ़ाई। और लोड कैपेसिटी नहीं बनाई तो पीक पॉइंट में जब बिजली देते हैं, कनेक्शन बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर जलने लग गए। माननीय भजन लाल जी ने 1,856 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 4 दिन पहले दिए हैं और 620 मेगावाट के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया है। वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं अक्षय ऊर्जा की। ये होती है सरकार की संवेदनशीलता। और भजन लाल जी ने घोषणा कर रखी है, अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर रखी है, हम किसानों को दिन में बिजली देने के लिए कृत संकल्पित हैं और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। कल की घटना आप देखिए। चेतन जी थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे क्योंकि रणनीतियों पे भी बात करना है, थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे। आप ही से सवाल ले लेती हूँ चेतन जी, यहाँ पर क्योंकि आपने हर एक मुद्दे को, हर उपलब्धि को गिना दिया, अब जरा रणनीति पर बात हो जाए। यहाँ पर क्या आखिर में ये पूरे उपचुनाव अग्रवाल वर्सेस पायलट हो गए हैं, और वो भी तब जब बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करना चाहती है, और पिछली बार तो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा था बीजेपी का चुनाव के अंदर, लेकिन कभी भी इन गढ़ को नहीं जीत पाई जो कि सचिन पायलट का किला थी। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर उनियारा की, दौसा की, झुंझुनू की। नहीं, इन सीटों पे हम जीते हैं सृष्टि जी, आप अपना डेटा चेक करिएगा। मैं बात कर रही हूँ हमारे अजीत सिंह जी मेहता, प्रमुख देवली उन्नयन से प्रभुलाल जी सैनी हमारे रहे हुए हैं, दौसा से शंकरलाल जी शर्मा हमारे रहे हुए हैं। अभी जो गया था, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें हमारे हैं। मैंने पहले ही बोला ना, हमारे हैं उसमें, हमने स्वीकार किया है। लेकिन मैं एक बार आपने बात की पायलट साहब की और अग्रवाल साहब की, राधा मोहनदास अग्रवाल जी की बात की आपने। भारतीय जनता पार्टी चुनाव व्यक्तिगत सिस्टम से नहीं लड़ती है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ती है विकास के कामों पर, जो डिलीवर करती है जनता के बीच में, सड़क के ऊपर, गांव में, ढाणी में, जो डिलीवर जनता को करते हैं, जनता को जानना चाहती है कि पिछले 9 महीनों के अंदर आपकी क्या हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते हैं। 6 महीने के अंदर आपको सिर्फ बताने लगूंगा
तो आपका समय कम पड़ जाएगा। मैं आपको हर चीज पे बता सकता हूँ, चिकित्सा के बता सकता हूँ, शिक्षा पे बता सकता हूँ, ऊर्जा पे बता सकता हूँ, जल संसाधन पे बता सकता हूँ, इरिगेशन पे बता सकता हूँ, कानून व्यवस्था की बात हमारे मित्र कर रहे थे अभी। कांग्रेस के राज में जो नहीं हुआ, हमने महिला थाने स्थापित किए, हमने पुलिस का सशक्तिकरण के 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, बिल्कुल हमने सही फरमा रहे हैं महिलाओं के लिए, दिनेश हमने राजपुरोहित जी। महिलाओं के लिए काम, कांग्रेस के क्योंकि हम जमाने लोग में काम कभी करते नहीं हैं, हुआ। ठीक हम ठीक है आंदोलन ठीक है, नहीं लगाते करणवीर जी हैं, कुछ कहना चाह हम रहे हैं? कभी भी आरोप की चेतन राजनीति जी, नहीं करते, हम आपके ये नहीं पास एक कहते बार पिछली फिर सरकार आऊंगी, में। आप यहीं से शुरू कीजिएगा। माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। करणवीर जी के पास उनकी टिप्पणी लेने चले जाऊं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। करणवीर जी, संक्षिप्त टिप्पणी जी। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं राजपुरोहित जी, कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हुआ। दिन दहाड़े गोलियां चलाना, रूपनगढ़ के अंदर एक एक मजदूर को दिन दहाड़े थाने से 500 मिनट दूर अगर उसको गाड़ी चलाकर रोक दिया जाता है, खुली गोलीबारी की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है। इस जंगल राज को राजस्थान के हालात आपने बना दिए। वाकई में यह आपके 9 महीने की उपलब्धि है। आपने चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना को आपने खत्म करने का काम किया है, ये आपकी एक उपलब्धि है। राजस्थान के अंदर बिजली के बिलों के अंदर जो छूट मुख्यमंत्री दिया करते थे अशोक गहलोत जी, उसको आपने बंद किया है, ये आपकी उपलब्धि है। राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर पदों की संख्या, छात्राओं के एडमिशंस को आपने 24 लाख कम कर दिए, ये आपकी उपलब्धि है। इस तरह की तमाम उपलब्धियां आपकी गिनाते रहेंगे। राजपुरोहित जी उपचुनाव में आएंगे, जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह कांग्रेस के द्वारा जितने भी फ्लैगशिप योजनाएं थी, जनता के लाभ की योजनाएं थी, उनको ध्वस्त करने का काम किया है, और जनता आपको जल्द ही इसका जवाब देने वाली है। ठीक है करणवीर जी, यहाँ पर क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की अपने इस किले को बनाए रखने के लिए, खास करके अगर सचिन पायलट के किले की बात की जाए, उन एरिया की बात की जाए जहाँ पर सचिन पायलट का दबदबा है और वो अभी भी देखने को मिल रहा है? सृष्टि जी, कांग्रेस किसान, दलित, युवा, महिला और रोजगार से सभी जुड़े हुए मुद्दों को लगातार जनता के बीच लेके जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 20,000 पदों की सरकारी चोरी नौकरी की उन्होंने की है, इन्होंने सरकार में आते ही कहा कि हमने 20,000 नौकरियां दी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पे ज्वाइनिंग नहीं कराई है। इन्होंने लगातार झूठे आंकड़े पेश किए हैं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार जिस तरह से इन्होंने किसानों के साथ कुठाराघात किया, जिस अतिवृष्टि से राजस्थान का जो ये फसल है मूंग मोट, जिस तरह से अभी वर्तमान के अंदर जिस तरह से इन्होंने फसलों का खराबा हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इन तमाम तरह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। सचिन पायलट किसान नेता है, युवा नेता है, वो युवाओं के हित की बात करेंगे, किसानों के हित की बात करेंगे। ठीक है, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह ये सब डोटासरा, चीजें तमाम तरह के हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेके हाँ जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक लगातार सभी कार्यकर्ता जनता से 1 to 1 संवाद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लगातार उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और जनता से इसके बीच में संवाद करेगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों की तरफ से भी अपने जनता से जुड़ने के लिए सभी उपलब्धियां गिनाएंगी। लेकिन क्योंकि अभी हम रणनीतिक मुद्दों की बात कर रहे हैं करणवीर जी, तो क्या लगता है कि वो प्रत्याशी कौन होने वाले हैं? अगर झुंझुनू की बात की जाए तो यहाँ पर ओला परिवार का हमेशा दबदबा देखने को मिला है, यहाँ पर किस नाम को पेश कर सकती है कांग्रेस? दृष्टि जी, कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं लोकतंत्र के अंदर, उनको निर्वहन करने की क्षमता है। हमारे यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से नाम तय किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उस नाम की सिफारिश जिला कांग्रेस कमेटी को करेगी, और जिला कांग्रेस कमेटी जो हमारी वर्किंग कमेटी बनी हुई है, जिस तरह से प्रभारी नियुक्त किए गए, उनके समक्ष ये चर्चा का विषय रहेगा कि जो पैनल तैयार हो आएगा उसमें से चयन किया जाएगा। बिल्कुल लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से जो जनता की आवाज होगी वो मुखर होकर सामने आएगी। वो चाहे ओला परिवार से हो, विजेंद्र ओला जी की सिफारिश के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम आदमी किसान की बात करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सभी लोगों को परस्पर बराबर मौका दिया जाएगा। जिस भी तरह की आवाज जनता के बीच से आएगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब आपसे एक छोटे से मुद्दे पे एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उपचुनाव में इसका असर भी पड़ने वाला है, जो कि अभी राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना हुआ है। अभी जिस तरह से विदेश में राहुल गांधी बयान देकर आते हैं, उस पर जो टिप्पणी बीजेपी नेता ने करी है, और लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से इस पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, दोनों एक दूसरे से गुस्सा हुए हैं, तो क्या इसका इस उपचुनाव में असर पड़ेगा? छोटी सी टिप्पणी दीजिएगा करणवीर जी, उसके बाद इसी सवाल पर मैं चेतन जी का भी रुक जानूंगी जी। सृष्टि जी, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर मोदी जी का खास बढ़ने की अलग सी होड़ मची हुई है। उनके पास कोई दूसरा चेहरा तो है नहीं।
वो एक राहुल गांधी जी जो एलओपी लीडर है विपक्ष के, उनको टारगेट करके बार बार इस तरह के बयान देते आए हैं। राहुल गांधी जी ने देश की बेरोजगारी को लेकर अगर कोई बात कही है तो ये बात तो कहने योग्य ही है ना। अगर आप प्रधानमंत्री जी अगर विदेश में जाकर कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय अंदर पैदा हुआ हूँ, आपको भी तो इस तरह का बयान तो प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीकार्य है, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्य है कि उनके ओबीसी प्रधानमंत्री बोल रहे ओबीसी हैं। और देश का विपक्ष का नेता हाँ अगर देश की बेरोजगारी की बात करेगा तो इनको नाच जवार गुजरेगी, क्योंकि ये इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया है। नहीं, तो कांग्रेस आरक्षण खत्म पार्टी होना राहुल चाहिए। क्या ये बैकफायर नहीं कर जाएगा उपचुनावों में उस एरिया के अंदर जहां पर पिछड़ी जातियां हैं? कणवीर जी, सृष्टि जी, कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने देश के अल्प जो दलित वर्ग है उसकी बात को प्रमुखता से रखा है और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह आदिवासी का डीएनए जांच करने की बात नहीं की है। देश के अंदर जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी लगातार सांप्रदायिक रूप से तैयार करना चाहती है उसके बारे में उन्होंने बात की है कि देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसकी बात उन्होंने की है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात की है वो देश की जो बड़ी समस्या है उसको उजागर करने की बात की है। देखिए, मैं किसी की पैरवी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मुद्दा एक ग्रे लाइन पर है जो कि दोनों चीजों को पार करता है। इस पर मेरी कोई अपनी पर्सनल फिलहाल टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि अगर देश की बात की जा रही है, हालांकि इसके रणनीतिक असर पर आज मैं बात कर रही हूँ, इस पर ही चेतन जी की टिप्पणी चाहूंगी। चेतन जी, किस तरह से ये वाला मामला राजस्थान के अंदर सामने आएगा, वो भी तब जब आपके एक नेता प्रतिपक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं? क्या ये असर करेगा? सृष्टि जी, राहुल गांधी जी आज तक ये समझ ही नहीं पाए हैं कि नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्य क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है। संविधान की कॉपी हाथ में दिखाते हैं लेकिन उसके अंदर कागज नहीं होते हैं, केवल कवर होता है, अंदर कागज नहीं होते हैं, क्यों पढ़ते नहीं है। अब आता हूं मैं मुख्य मुद्दे पर। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी विदेश की धरती पे जाकर के इस देश की जनता का अपमान करने का काम करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है, क्योंकि उनकी धारणा शुरू से कांग्रेस पार्टी की आरक्षण को खत्म करने की है। ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही है। जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू हो जाइए आप। अगर मैं पूरा बोलूंगा तो समय नहीं है, समय की पाबंदी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। उस पे मोहर लगाई है राहुल गांधी जी ने यूके के अंदर। दूसरी बात, क्योंकि हमेशा कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी रही है, ये हम लगातार कह रहे हैं, उसमें राहुल गांधी जी खुद ने मोहर लगा दी कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सिख धर्म का जिस प्रकार से अपमान किया, सिख भाइयों का जिस प्रकार से अपमान किया विदेश की धरती पर बैठ करके, और आप कल्पना करिए कि जो देश विरोधी लोग हैं वो राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी विदेश में जाते हैं, गूगल के सीईओ से मिलते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के डायरेक्टर से मिलते हैं, सीईओ से मिलते हैं, क्योंकि देश में निवेश के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। हाँ। राहुल गांधी जी जब गए जिन लोगों से मिले उनका आप नाम देखिए, जो देश विरोधी काम करने का काम विदेश की धरती पर बैठते हैं, उनसे राहुल गांधी मीटिंग करते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं। मैं बार-बार मुझे बताइए, एक मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के नाते देश की समस्याओं को संसद में उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के कामों की बुराई करे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की योजनाओं में सुझाव देवे, अच्छे सुझाव देना चाहिए, लेकिन विदेश की धरती पे जाकर के भाजपा के विरोध के नाम पे देश विरोध का षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, देश को बदनाम करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं, उसको भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और ना ही कभी माफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की जनता भी माफ करने वाले इनको नहीं। जिस प्रकार के प्रदर्शन सिख भाइयों के द्वारा किए गए, जिस प्रकार के प्रदर्शन ओबीसी वर्ग के द्वारा किए गए, दलित के द्वारा किए गए, वो अपना में साबित करता है। और आप तो याद करिए ना, मंडल कमीशन को कौन लेकर के बैठा 9 साल तक, क्यों नहीं लागू किया मंडल कमीशन को? यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने अन्य पिछड़ी जातियों के हक को। देखिए, मंडल कमंडल की नीति के घी तो खाने वाले सभी हैं, हमाम में सब नंगे, इस पर अभी बात नहीं करते। पर मुझे ये जानना था, एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा, क्योंकि मैं अगले मुद्दे पे जाना चाहती हूँ चेतन जी, कि नेता प्रतिपक्ष ने जैसा विदेश में बयान दिया, ऐसे में पीएम की छवि को घात हुआ है, इससे आपको दुख है, या फिर यहाँ पर
कहा जाए कि देश की छवि को घात हुआ है, या फिर दोनों है? मैं एक बात बताता हूँ आपको। किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को दुश्मन देश डोजियर के साथ इनक्लोज करके यूएनए को भेजता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है वो देश विरोधी स्टेटमेंट है, तभी तो शत्रु देश उसको इनक्लोज करके यूएनए को भेजता है। और आपने शशि जी देखा, एक बार नहीं हुआ है, ये श्रृंखलाबद्ध रूप से लगातार चल रहा है। राहुल गांधी जी जब जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के जनता के खिलाफ बोलते हैं। और तो उन्होंने हद कर दी दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए, जिस प्रकार आरक्षण खत्म करने की बात उन्होंने, यानी कि पीएम की छवि को कुछ नहीं बोला है, पीएम की छवि को कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी ने पीएम पर भी निशाना साधा, इसको लेकर भी रोष प्रकट किया था, ऐसा है? एक संक्षिप्त टिप्पणी 10 सेकंड सर। नहीं, पीएम का तो मुद्दा ही नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे प्रश्न समझ में नहीं आया आपका। क्योंकि कुछ वक्त पहले ही जैसे ये मुद्दा गरमाया था, तो शुरुआत में बीजेपी इस बात से नाराज हुई थी कि पीएम की छवि को आघात पहुंचाया है, और इसके बाद देश का मुद्दा आया था, और फिर ये एक समावेशी मुद्दा बन गया। मैंने आपको बताया ना, प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश यात्रा के दौरे पे जाते हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं, इन्वेस्टर से मिलते हैं, कंपनियों के सीईओ से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? देश के अंदर निवेश आकर्षित करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए। राहुल गांधी जी जब जब विदेश जाते हैं, देश विरोध कौन है? वो इला कौन है? नाम पूछिए हमारे कांग्रेस से मिलते, पूछिए कौन है वो? गुरुपतवंत सिंह पन्नू कौन है? ठीक है, जो राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहा है। करणवीर जी 15 सेकंड में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बड़े सवाल यहाँ पर, बड़े सवाल चेतन जी ने यहाँ पर उठाए हैं। करणवीर जी 15 सेकंड में प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 15 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि 2014 से पहले अगर कोई भारत में पैदा होता था तो वो अपने पापों की सजा भुगतता था। क्या ये बयान देश का मान बढ़ाने वाला है? क्या ये बयान देश का गौरव बढ़ाने वाला है? नरेंद्र मोदी जी अगर कोई बयान देते हैं विदेश में जाके, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी को गले से लगाती है। और जब राहुल गांधी जी देश की बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर सवाल करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठती है। इतनी स्वामी भुक्ति, इतनी चटुकारिता अच्छी नहीं है चेतन जी। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर 2014 से पहले अगर कोई देश के अंदर पैदा हुआ है भारत में, तो वो अपने पापों की कर्मों की सजा भोग रहा है। क्या ये बयान विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया? क्या ये बयान आपको उचित लगता है? बिल्कुल आता हूँ, इसी मुद्दे पे आता हूँ। जिस प्रकार से यूपीए गवर्नमेंट के अंदर भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे, जी, आकाश से लेके पाताल तक, चाहे कोलगेट हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे कोयला हो, ठीक है। देखिए मुद्दे से नहीं भटकेंगे, जब इस मुद्दे पर तफसील से विवेचना होगी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आप दोनों आमने सामने इस पर चर्चा करें, लेकिन मुद्दा इस वक्त ये नहीं है। चलिए एक बार फिर से मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह से अब उपचुनाव देखने को मिलने वाला है, जो ये 6-7 सीटें रहने वाली हैं, इन पर जो रणनीतियां रहेंगी, खास करके अगर बात की जाए देवली उरियारा और 84 की, यहाँ पर बीजेपी को जातीय समीकरण को लेना बेहद जरूरी है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। ऐसा है चेतन जी? मैं बताता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 6 महीने से लगातार फीडबैक ले रही है। और आपने स्वयं ने भी कहा कि लगातार हमारी बैठक हो रही है, मंडल से लेकर, वार्ड से लेकर, जिले से लेकर के। हम बैठ के क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए 4 ही मेन पात्र है, युवा, गरीब, महिला और किसान। इन चारों की भलाई के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में काम कर। अब आप आइए देवली उनियारा। देवली उनियारा में आप देखना रिजल्ट जब आएंगे, कांग्रेस की स्थिति क्या? हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे काम को आगे बढ़ाना, उस सीट को जीतने के लिए क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, इसमें काम कर रहे हैं। सीट जीतेंगे हम, देवली उनियारा भी जीतेंगे, दौसा भी जीतेंगे, आप देखना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है, केवल विकास की राजनीति करती है। विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ते हैं, और हम जाते क्यों जनता के बीच में? ये तो विषयांतर बयान हो गया, चुनाव के अंदर जाएंगे चेतन जी, विषयांतर बयान हो गया। कांग्रेस के धर्म की राजनीति, जाति जनजाति पर समीकरण पर चर्चा करके, क्यों हुए, विचार करके
हर कोई अपना नेता उतारता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। इसीलिए इसकी राजनीति नहीं करना वो करना, ये विषयांतर है। अगर यहाँ पर विकास के मुद्दे पर ही बात हो, वही सच होगा और वही ज़रूरी भी होगा। विकास यहाँ पर कितना हो रहा है करणवीर जी आपके हिसाब से, और क्या ये जनता के सामने दृश्यमान भी है, विजिबल भी है, गोचर हो रहा है, या फिर कह लीजिए कि मुश्किल? दृष्टि जी, डिबेट शुरू हुई थी तभी मैंने कहा था राजस्थान को राजस्थान छोड़ा कहाँ है भारतीय जनता पार्टी ने, जंगल राज बना के रख दिया है। आपने देखा होगा रूपनगढ़ के अंदर इनकी घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर लोग मारे जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, महिला रेप, 20,000 महिला देह शोषण, रेप, एक्सटॉर्शन के इन तमाम तरह के मुद्दे महिलाओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सदन में स्वीकार चुकी है। 20,000 से अधिक मुकदमे। करणवीर जी माफ कीजिए, मैं आपको शुरुआत में ही रोक रही हूँ, माफ कीजिए, मैं आपको शुरुआत में ही रोक रही हूँ, लेकिन आपकी सरकार के वक्त क्या महिला पर छेड़खानी, रेप मामले, बलात्कार ये सब नहीं हो रहे थे? बल्कि सबसे ज्यादा हो रहे थे, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हो रहे थे। क्या आपने जिम्मेदारी ली? ऐसा शायद आपके आंकड़े दुरुस्त नहीं है, वर्तमान के अंदर जरूर अवश्य देश के अंदर सबसे अधिक ये मामले मेरे आंकड़े बिल्कुल सही हैं सर, मेरे आंकड़े सही हैं। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के वक्त बेहद बलात्कार के मामले थे, और मुझे ये कहने से कोई डर नहीं है, मैं होमवर्क करके आई हूं। आप बताइए। दृष्टि जी, मैं आपको बता देता हूँ, 20,000 से अधिक मुकदमे पिछले 9 महीनों के अंदर दर्ज हो चुके हैं। 12 बच्चियों के साथ प्रतिदिन पोस्टपोक के मामले दर्ज हो रहे हैं। 84 महिलाएं लगातार इस तरह की शोषण का, रेप का, इनका शिकार हो रही है। राजस्थान के अंदर हालात भयावह है, और ये हालात अलवर, भरतपुर के अंदर तो सीएम के जो गृह जिले हैं वहां तो और अधिक डरावने हैं। तो तमाम तरह के ये मुद्दे हैं जिनको लेकर राजस्थान की जनता को चिंता है। राजस्थान की महिला अपने वक्त का भी बताइए। मैं ये समझ रही हूँ, और मैं ये पूछूंगी, मैं चेतन जी से पूछूंगी करणवीर जी, लेकिन आप अपने वक्त का भी बताइए। क्या आपके राज्य में आपके कार्यकाल के वक्त बलात्कार के केसेस चरम पर थे, नहीं थे? कांग्रेस के समय में इस तरह की दुर्घटना, ये जो घटनाएं थी, इनको रोकने के लिए कांग्रेस ने अनिवार्य FIR, नए थानों का सर्जन, नए जिले एसपी कार्यालय ये जो बनाए हैं, इनसे सजगता के साथ कांग्रेस ने इनसे निपटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह खुला गुंडा राज नहीं छोड़ा है। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे इस सरकार की स्टार्टिंग से ही करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनके अपराधियों को आज तक दूर दराज जो विदेश में बैठे हैं, वो लगातार किस तरह की करण जी आप अभी नहीं मान रहे हैं, तो उस वक्त क्या माना होगा? खैर मैं कुछ नहीं कह रही इस मुद्दे पर, अब जरा समय की कमी है, समय की पाबंदी है, तो मैं चाहूंगी कि आप एक क्लोजिंग कमेंट दें, फाइनल कमेंट। यहाँ पर अपने दोनों मेहमानों से 30-30 सेकंड का वक्त दे रही हूँ। एक बार शुरुआत में करणवीर जी आपसे ही कर लूँ, 30 सेकंड में संक्षिप्त टिप्पणी, फिर कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी। राजस्थान के अंदर 9 महीनों के अंदर जिस तरह का जंगल राज, गुंडा राज है, उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार सड़क पर जनता के साथ संवाद करेगी, प्रदेश की महिलाओं के साथ संवाद करेगी, युवाओं के साथ संवाद करेगी। दलितों की DNA जांचने वाली भारतीय जनता पार्टी का विरोध लगातार मुद्दों के ऊपर जारी रहेगा। देश की बिजली, कृषि, किसानों की बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी जनता के बीच रहेगी, और उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी से इन 9 महीनों का हिसाब भी मांगेगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर चेतन जी भी मौजूद हैं। चेतन जी संक्षिप्त टिप्पणी, क्लोजिंग कमेंट। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विकास के काम लेके जाएगा, लोक कल्याणी कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने जो काम उनको लेकर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जाएंगे, कांग्रेस के नेताओं को सवाल पूछेगी जनता। ये लाठी तंत्र की सरकार थी, इन्होंने किसानों पर लाठी चलाई, इन्होंने बेरोजगारों पर लाठी चलाई, इन्होंने धरती के भगवान डॉक्टरों पर लाठी चलाई, इन्होंने वीरांगनाओं पर भी नहीं बख्शा, वीरांगनाओं पर भी इन्होंने लाठी चलाई। आज राजस्थान की जनता इनसे सवाल पूछेगी कि आप लाठी तंत्र की सरकार आपने क्यों चलाई। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक, जिस राज्य के अंदर 27 पेपर लीक हुए तो कार्रवाई नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है, पकड़ पकड़ के ला रही है, और जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको जेल के अंदर डालने का काम कर रही है। राजस्थान का युवा इनसे पूछेगा कि जो काम आज भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है वो आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप लोग बचाने में लगे हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में लगे थे, अपने नेताओं को बचाने में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की SIT वही है, पुलिस वही है, प्रशासन वही है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, नियत नहीं थी और नीति नहीं थी।
जब चलिए, तीनों ठीक चीजें नहीं ठीक होती तो कोई सरकार को जनता विदाई दे देती है, और इनकी विदाई दे दी राजस्थान की जनता ने, इनको सत्ता से बेदखल कर दिया। और आने वाले 7 उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें अपने विकास के बलबूते पर जीतेगी, किसी पे आरोप प्रत्यारोप से नहीं जीतेगी, जाति धर्म की राजनीति से नहीं जीतेगी। कांग्रेस की जाति धर्म की राजनीति को इनको जनता ने नकार दिया है, क्योंकि ये कार्रवाई भी जाति धर्म देख के करते थे 5 साल तक। ये कार्रवाई करने में ये देखते थे कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, उसके आधार पर सरकार फैसले लेती थी। और कल माननीय उच्च न्यायालय ने साबित कर दिया कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी देशद्वेष की भावना से एक स्वच्छ राजनीति के ऊपर झूठे आरोप लगाकर किस प्रकार से उनको बदनाम करने का प्रयास किया, और उन्होंने माना सिंह का मुकदमा कर रखा है। चलिए, ठीक है राहुल बहुत रेवन्यू कोर्ट में प्रभावशाली हमारे तरीके बात से, करते हैं। बहुत प्रभावशाली और सुंदर तरीके से आपने उपलब्धियां गिनाई चेतन जी, दाद दूंगी इसकी। हालांकि अभी लाठी और किसान शब्द एक साथ ना ही बोला जाए इस तरफ से तो बेहतर होगा, वरना विवाद हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर फिलहाल बातचीत नहीं करते हैं। हालांकि आज जिस तरह की रणनीतियों पर बातचीत की गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यहाँ पर बेबाक तरीके से हर एक रणनीति पर हमने चर्चा की है, हर एक सीट पर किस तरह से आगे पार्टियां अपने रणबांकुरे उतारने वाली है, अपनी चुनावी नैया को पार कराने के लिए, बैतरणी को पार कराने के लिए इस बार रणनीति साझा करने वाली है, उस पर हमने बातचीत की। हालांकि एक बार फिर से